नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। अगले आधे घंटे में हम आपको उन तमाम खबरों से बाखबर करवाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नायब सैनी के लाडवा दौरे की होगी। दरअसल लाडवा विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सैनी का चुनावी क्षेत्र है और यहीं से जीतकर नायब सैनी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। लिहाजा उन्होंने नौगांव का दौरा किया और अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी। इसके बाद बात होगी प्रदूषण और पराली को लेकर, जिसे लेकर हर साल राजनीतिक पारा हाई रहता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसकी पोल एक सैटेलाइट इमेज ने खोलकर रख दी है। हरियाणा की इन तमाम खबरों के बाद हम बात हिमाचल प्रदेश की भी करेंगे, जहां से किसान और बागवानों के लिए अच्छी खबर सामने आई। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दावा किया है कि अब जियोथर्मल एनर्जी से कोल्ड स्टोर चल पाएंगे और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला प्रदेश होगा। इसके बाद बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जो पिछले कई दिनों से आतंकवाद को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान भी सामने आया, जिसे सुनकर आतंक परस्त लोगों की रूह तक कांप जाएगी। मनोज सिन्हा ने आतंक के खात्मे को लेकर ऐसा क्या बोला, इसे भी हम आपको दिखाएंगे अपनी विशेष रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से एक दूसरी अहम खबर भी। विधानसभा से धारा 370 की वापसी को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 की वापसी होने जा रही है? इस पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और देश की इन तमाम खबरों के बाद बात भारत के लिहाज से हजारों किलोमीटर दूर सुपर पावर अमेरिका की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हमेशा टिकी रहती है। दरअसल अमेरिका का अगला बॉस चुन लिया गया है और एक बार फिर से अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे तक करवाएंगे आपको हर जरूरी खबर से बाखबर। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नौगांव का दौरा किया और ग्रामीणों से मिलकर अपनी जीत के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा और ग्रामीणों से नायब सैनी ने क्या वायदे किए, इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय से बीजेपी गदगद है और हो भी क्यों ना, हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। बीजेपी की इस जीत में आवाम का भरोसा है, विश्वास है और एक बेहतर कल की उम्मीद है, जिसके दावे चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर बार बार की गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी इसी भरोसे को कायम रखने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने नौगांव का दौरा कर ग्रामीणों का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि जिस उम्मीद से उन्हें चुना गया है उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश होगी। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके, यहाँ से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान करने का काम। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेजबानी करने का मौका मिला है और ओलंपिक की भी मेजबानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र होगा,
और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। लाडवा के उमरी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरु ब्रह्मानंदी मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। इसके बाद नायब सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ेगा और कतार के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाएगा। पार्टी ने निर्णय किया था कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कंटिन्यूटी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये ऐतिहासिक विश्वास है। और भाइयों, जब से हरियाणा के लोगों ने ये विश्वास किया है, केंद्र के अंदर भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात को आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम यह हमारी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब हमारी सरकार और तीव्र गति से करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार का चुनाव बीजेपी ने नायब सैनी को चेहरा बनाकर जीता है। लिहाजा इस जीत को आगे भी बरकरार रखने की जिम्मेदारी नायब सैनी के कंधों पर ही है। सूर्य समाचार के लिए लाडवा से अशोक यादव की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे पराली के मुद्दे पर हो रही राजनीति की। अक्टूबर और नवंबर का महीना आते ही पराली जलाने के मुद्दे पर राजनीतिक पारा भी हाई हो जाता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देती है। लेकिन इस बार नासा की सैटेलाइट द्वारा जारी फोटो ने पंजाब सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हरियाणा क्यों इस इमेज के बाद इतराता दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। खरीफ की फसल कटते ही दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बीच पराली जलाने को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। हर साल मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस बार भी दिल्ली और पंजाब को इस मुद्दे पर फटकार लगी है। कोर्ट इन दोनों राज्यों को पड़ोसी राज्य हरियाणा से सीख लेने की नसीहत भी दी है। लेकिन इस बार नासा के सैटेलाइट ने पंजाब सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। नासा की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर डेटा से पता चला है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पंजाब की तुलना में 2/3 कम रही हैं। हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर दावा करती है राज्य में अब किसान पराली नहीं जलाते हैं, बल्कि पराली नहीं जलाने वाले किसानों को सरकार 1 एकड़ के हिसाब से 1000 रुपए मुहैया कराती है। हालांकि हरियाणा के कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल अधिक है। अब आइए आपको ग्राफिक के जरिए उन शहरों के बारे में बताते हैं। अंबाला में एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। बहादुरगढ़ में 456, बल्लभगढ़ में 318, भिवानी में 405, धारूहेड़ा में 382, फरीदाबाद में 389, फतेहाबाद में 322, तो हिसार में 384, जींद में 320, तो कैथल में 397, करनाल में 316, कुरुक्षेत्र में 300 और नारनौल में 342 एक्यूआई का लेवल पहुंच चुका है। वहीं पलवल में 301, पंचकुला में 312, पानीपत में 225, रोहतक में 311, तो सिरसा में 305 तक एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने पराली के अवशेषों को खपाने के लिए कई अलग अलग योजनाएं और तकनीकी उपाय भी किए हैं, जिसके चलते पराली जलाने के मामले में कमी आई है। वहीं पंजाब में पराली जलाने की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। बहरहाल हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सफल प्रयास किए हैं, जबकि पंजाब में ये समस्याएं अभी बनी हुई हैं। नासा के डेटा से इस बात की पुष्टि होती है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन में पंजाब से बेहतर प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह और हरियाणा के मॉडल से पंजाब को जरूर सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां जियोथर्मल एनर्जी से कोल्ड स्टोर संचालन करने की बात कही जा रही है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इसे लेकर MOU साइन हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत से किसानों को लाभ भी पहुंचाया जाएगा। हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में कहा कि अब हिमाचल के किन्नौर में जियोथर्मल एनर्जी से कोल्ड स्टोरेज संचालित हो रहे हैं, यानी धरती के अंदर मौजूद पानी के इस्तेमाल से कोल्ड स्टोरेज चलाई जा रही हैं। इसकी शुरुआत से किसानों और बागवानों को काफी लाभ पहुंचेगा और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का इकलौता प्रदेश है। जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर जो गर्म पानी है उससे बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एक जो है CA के मतलब जो कोल्ड हमारा एटमॉस्फेरिक जो स्टोरेज है उसके लिए यूज़ करने की बात हो रही है। नहीं, ये तो सर्वे करके ही पता लग सकता है कि कितने जगह पर जियोथर्मल उपलब्ध है। पर जहाँ तक किन्नौर की बात है, हमारे एक डॉक्टर विजय चौहान है जो हमारे रोडू के इलाके से है संबंधित, और आइसलैंड में वो जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वहाँ पर। ये उनकी पहल है, उनकी सोच है। उन्होंने पहले एक बार किन्नौर का पूरा सर्वे किया है, जियोथर्मल पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, और ज़्यादातर सतलुज के किनारे पे इनको काफ़ी स्पॉट्स पर जो है जियोथर्मल उपलब्धता के बारे में इन्होंने पता लगाया। और एक पायलट के रूप में हमारा जो टापरी एक स्टेशन है हमारा, वहाँ इन्होंने जो है शुरुआत किया है। और हमारे HPMC के साथ एक एग्रीमेंट हुआ पिछली बार जो है। आइसलैंड के जो हमारे वहाँ के एम्बेसडर थे वो स्वयं आए और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके जो है अध्यक्षता में हमारा एक MOU भी हुआ है। जियोथर्मल एनर्जी को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बताते हैं कि इसकी शुरुआत से बिजली की कम खपत होगी, साथ ही ये प्रोसेस कोल्ड स्टोरेज चलाने में बिजली से सस्ती पड़ेगी। ये जो है कि जियोथर्मल है, जो पानी गर्म है धरती के अंदर, उसको हम बाहर निकालेंगे, पर उसको तो पंप तो करना पड़ेगा, वहाँ भी थोड़ी बहुत बिजली पंपिंग के लिए ज़रूरी पड़ेगी। परंतु आगे जो हमारी संरचना है, जो हमारा CA है, उसका सारा काम जो है इस गर्म पानी के माध्यम से होगा, तो वो एक किस्म को जो है बिजली से भी सस्ता पड़ेगा। और ये अपने आप में एक अनूठा यहाँ हमारे लिए शुरुआत होगी। और साथ में इन्होंने अभी एक ड्रायर लगाया है जिसमें 500 किलो फलों को हम जो है ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। जैसे सेब है उसको सुखा सकते हैं, या परसिमन है उसको सुखा सकते हैं, एप्रिकॉट्स है, या जो दूसरे कोई नाशपाती है उसके मतलब बढ़िया ड्राई मतलब करने का कैपेसिटी इन्होंने एक 500 kg का मतलब दिन में मतलब कैपेसिटी रखा है। तो बहुत बढ़िया उसके मतलब साफ़ सुथरा बढ़िया मतलब ड्राई करके वो मतलब फलों के आप प्रयोग कर सकते हैं और उसको मार्केट में अच्छा रेट मिलने का उम्मीद है। इतना ही नहीं, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि भविष्य में इसका लाभ किन किन क्षेत्रों में मिल सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसको किसी भी किस्म की सब्जियां जिसको डिहाइड्रेट किया जा सकता है, जो फल डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके लिए यूज हो सकता है। अभी तो ये पायलट है, 500 किलो का तो दिन में शुरू हो गया है एक दिन का, तो लार्ज स्केल पे करेंगे निश्चित तौर पे आपके बढ़िया प्रोसेसिंग होगी। और भविष्य में जो है जैसे आपका सेंट्रल हीटिंग है, विदेशों में खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में जियोथर्मल के द्वारा घरों को गर्म रखा जाता है, आपके हॉस्पिटल्स को गर्म रखा जा सकता है। और जहाँ भी आप मतलब सर्दियों में गर्म रखने की ज़रूरत है, जहाँ भी हम बिजली के द्वारा रख रहे हैं या हम कह रहे हीटर्स यूज़ कर रहे हैं या लकड़ी फ्यूल के द्वारा हम बुखारियाँ जला रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे एक बदलाव हो सकता है। आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा जो है डॉक्टर विजय चौहान ने हमें एक रास्ता दिखाया। जियोथर्मल का लाभ सिर्फ किसान और व्यापारी को नहीं मिलेगा, बल्कि बिजली उत्पादन में घर में पानी को गर्म करने में भी इससे मदद मिलेगी। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां आतंक ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसे समय रहते सेना जहन्नुम पहुंचा भी रही है। 2 अलग अलग स्थान पर आतंकियों को ढेर भी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के LG ने भी यह साफ कर दिया है कि अब आतंकवादियों को पनाह देने वालों की खैर नहीं है।
जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बहाल हुई है, अमन के दुश्मनों की बेचैनी 7वें आसमान पर है और पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा घटना कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र की है, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की कई घंटे तक मुठभेड़ चली है, जिसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि दूसरी घटना बांदीपोरा के केटसुन फॉरेस्ट एरिया की है और यहां भी सेना ने एक आतंकवादी मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना और सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जितनी तेजी से आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, सेना उसी तेजी से इसका सफाया करने में भी जुटी है। जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आतंक के पनाहगार को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के इशारे पर निर्दोष लोगों को मारने वाले और इन्हें पनाह देने वालों के घर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। एलजी मनोज सिन्हा का गुस्सा और चिंता दोनों की वजह है। दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदात में काफी इजाफा हुआ है और पिछले 5 दिन में चौथा एनकाउंटर हुआ है। नवंबर महीने की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 4 जवान घायल हुए थे और 3 आतंकी मारे गए थे। 2 नवंबर को मारे गए आतंकी में से एक की पहचान जाहिद राशिद के रूप में हुई, वहीं दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकी के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आशिक हुसैन वानी के रूप में हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में तुजार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 7 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद की है। इससे पहले 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। इन आतंकियों ने एलओसी के पास सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों के हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ संगठन ने ली थी। पुलिस ने बताया था आतंकी हमला करके जंगल की ओर भाग गए। 24 अक्टूबर को एक दूसरी घटना में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की थी। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में हुए आतंकी हमले में कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। वहीं 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी जब से प्रदेश में सरकार बनी है, आतंकियों की कायराना करतूत बढ़ गई है। हालांकि इस आतंकी घटना में भी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे तो शक है इस तरह की घटना के पीछे किसी एजेंसी का हाथ तो नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारे, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई। यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं,
सब ठीक है। एक तरफ सेना अपनी जान जोखिम में डालकर आतंक का सफाया करने में जुटी है, तो दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता के बयान से सेना का मनोबल कम कर सकता है। लिहाजा ऐसे बयान से पहले फारूक अब्दुल्ला को देश हित की सोचनी चाहिए थी। सूर्या समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे को लेकर सेना विशेष ऑपरेशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ सदन में धारा 370 को फिर से बहाल किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिसका बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया और सत्ताधारी पार्टी पर आवाम को गुमराह करने का आरोप तक लगा दिया। देश की संसद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया था। केंद्र सरकार की इसके पीछे दलील है कि इसके खात्मे से जम्मू कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से जुड़ेगा, जिससे विकास कार्य में तेजी आएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने हमेशा इसका विरोध किया और अब जबकि प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, विधानसभा सत्र के तीसरे दिन फिर से धारा 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। धारा 370 और 35A को वापस नहीं लिया जा सकता। पढ़ी लिखी जनता जो है आज सब समझती है कि ये यहाँ का वातावरण जो है वो खराब कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि जो भी वातावरण यहाँ का खराब करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलजी साहब के चलते यहाँ पर एक शांति का माहौल था, उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। आज ये उन घटनाओं की तरफ से लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं, यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करना चाहते हैं। हमेशा से लेकर देश के हित में लड़ाई लड़ती है, समाज के हित में लड़ाई लड़ती है, प्रदेश के हित में लड़ाई लड़ती है, और हमेशा से हम लोग जहाँ भी अहित की बात आती है प्रदेश के, हम सड़कों के ऊपर आते हैं। आज आपने देखा है, आज हम मेंबरशिप की हमारी ड्राइव थी, वो मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग को छोड़कर हम लोगों ने प्रदेश का हित हो। कश्मीर में देशद्रोही एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना, यह दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 के प्रस्ताव पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को आधे मन से लाया गया है, जिसमें दृढ़ विश्वास की कमी दिखती है। जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है। पीडीपी भले इसमें नुक्स निकालने में जुटी हो, लेकिन सरकार में सहयोगी और कुलगाम से सीपीआईएम के विधायक मोहम्मद यूसुफ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। हमारे चुनावी
अमल में भी जहाँ तक सारी सेकुलर पार्टियों का ताल्लुक है, लगभग उनकी कमिटमेंट रही है कि जो 5 अगस्त 2019 को रवा रखा गया, जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें बहाल करने के लिए जो हम वादाबंद रहे, आज हाउस ने रेजोल्यूशन पास करके उस वादे को पूरा किया और ये मुतालबा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस 370 की बहाली के अमल को आगे बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया जाए। और मेरे ख्याल में ये हिस्टोरिक हैं और ये जिम्मेदारी रही है इस हाउस के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे ऑनरेबल मेंबरान। जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 बहाली का प्रस्ताव भले पास हो गया, लेकिन इसकी वापसी इतनी आसान भी नहीं है। अभी प्रस्ताव की मंजूरी को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर आगे का निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। ऐसे में जाहिर है वर्तमान की केंद्र सरकार अपने ही फैसले को नहीं पलटेगी और धारा 370 की वापसी असंभव होगी। सूर्या समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर की तरफ, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तरफ, जिसमें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को करारी शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप ने दी, यानी अमेरिका की सीनेट पर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पूरी रिपोर्ट देखें। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट्स के आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में भी चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से जीत मिली है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा 132 साल बाद हुआ है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की लड़ाई है, लेकिन ट्रंप ने 7 स्विंग स्टेट के साथ ही अन्य राज्यों में भी शानदार जीत दर्ज की है। अब चलिए जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में कौन से मुद्दे काम कर गए। डोनाल्ड ट्रंप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समर्थन बढ़ाने में कामयाब रहे, जबकि 2020 में ऐसा ना हो सका। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियाना, कैंटुली, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में शानदार सफलता दर्ज की। लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम रहा और ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी समर्थन मिला। अमेरिका में जे बाइडेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हैरिस की हार की वजह बनी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भावनात्मक मुद्दे काम आए, जिसमें अर्थव्यवस्था और अवैध घुसपैठ बड़ी वजह रही। यानी इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, उसके आगे डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के सभी दावे और वादे धराशायी हो गए। अपनी जीत पर वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। मैं अमेरिकी लोगों को आपके 47वें राष्ट्रपति और आपके 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर नागरिक, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर एक दिन मैं आपके शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम वो मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। ये वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। बहरहाल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारना है और अवैध घुसपैठ को रोकने के साथ ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे रूस यूक्रेन विवाद, इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
बिग न्यूज बिग शो में हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।